हेलो गाइस, झारखंड बोर्ड क्लास 10th का साइंस का बोर्ड एग्जाम 20 फरवरी को होने वाला है। समय बहुत ही कम है, अच्छी तरीके से आप सभी लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं 3 नंबरी मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो कि 3 नंबरी वाला सेक्शन में पूछा जाएगा। यहीं से पूरा क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा आप लोग 30 का 30 याद कर लीजिएगा तो आराम से आपका 3 नंबरी क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 6 3 नंबरी प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से और आपके पास ऑप्शन 8 रहेगा। 8 में से 6 प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लेंस से आप क्या समझते हैं? लेंस से क्या समझते हैं? उत्तर लेंस, अवतल लेंस में अंतर लिखे। तो इसका उत्तर देखिए, 2 सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्रीय हो लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। तो देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, इस तरीके से बीचों बीच में लाइन खींच लेना है। एक तरफ लिखना है उत्तल लेंस, दूसरी ओर लिखना है अवतल लेंस। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस का पहला, यह बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। फिर देखिए अवतल लेंस ए नंबर, यह बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। फिर देखिए बी नंबर, इसमें किरणें संसरित होती है। फिर देखिए अवतल लेंस में बी नंबर, इसमें किरणें अपसरित होती है। फिर देखिए उत्तल में तीसरा नंबर, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। फिर देखिए अवतल लेंस में इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबरी में बहुत बार पूछा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर देखिए, अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, अतः सूर्य से आती प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता। इससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप कभी अंतरिक्ष जाइएगा तो ऊपर देखिएगा काला दिखाई देगा आसमान। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। तो देखिए यहाँ पर उपचयन अपचयन का व्याख्या करना है। देखिए पहला नंबर उपचयन, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग या वृद्धि होता है उन्हें उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहला नंबर देखिए, Cu + O2 गिव्स CuO। यहाँ पर समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगाया गया है। वहीं पर देखिए दूसरा बी नंबर, H2 + O2 मिला देंगे तो H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और यहाँ पर संतुलित करने के लिए 2 लगाया गया है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अपचयन, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होता है उन्हें या उसे अपचयन कहते हैं। जैसे पहला नंबर देखिए, जिंक ऑक्साइड + कार्बन, यहाँ पर जिंक + कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर CuO + H2 मिलकर यहाँ पर Cu अलग हो जाएगा और यहाँ पर H2O बन जाएगा। यहाँ पर देखिए H पहले Cu के साथ था, अब इधर O के साथ आ गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। पहला देखिए, ताज़ा दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा सा क्षारीय क्यों बना देता है? और दूसरा क्वेश्चन है, दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इसका उत्तर देखिए, बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय है। जब बेकिंग सोडा को दूध में मिलाया जाता है तो दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। दूसरा का आंसर देखिए, बेकिंग सोडा मिलाने से दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, जो इसे जल्द खट्टा होने या अम्लीय होने या दही बनने से रोकती है। इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, 5 का पहला नंबर देखते हैं हम लोग, भर्जन एवं निस्तापन में 2 अंतर स्पष्ट करें। भर्जन और निस्तापन में 2 अंतर स्पष्ट करना है। देखिए भर्जन का पहला, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। फिर देखिए निस्तापन, इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। फिर देखिए भर्जन में दूसरा नंबर, यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त है। फिर देखिए निस्तापन बी नंबर,
यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए बी नंबर, संक्षारण को परिभाषित करें। संक्षारण से बचने के 2 उपाय लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बन कर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से बचने के उपाय, पहला देखिए यशद लेपन, जिंक की परत चढ़ाकर, दूसरा पेंट कर, धातु के ऊपर पेंट करके। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर देखिए, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। ग्राही सूचनाओं को ग्रहण करके उन्हें आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क में भेजते हैं। वहां उन सूचनाओं का विश्लेषण होता है। तदनुसार एक उपयुक्त आदेश आवेग के रूप में मोटर तंत्रिका द्वारा उस ग्राही अंग की पेशी में और ज्ञानेंद्रियों में भेजा जाता है। तदनुसार अनुक्रिया होती है। यदि ग्राही अंग उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो सूचनाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच सकेगी। इस प्रकार शरीर में आवश्यक कार्य संपादित नहीं हो सकेगा और वह किसी भी संभावित खतरे का शिकार हो सकता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर देखिए, जनन द्वारा जीव अपनी प्रतिकृति अथवा नई संतति को जन्म देती है। यद्यपि नई संतति जनक की पूर्ण प्रतिकृति नहीं होती, फिर भी उनमें मौलिक समानताएं होती है। इस प्रकार जनन के द्वारा जीव अपनी संतति के निर्माण की प्रक्रिया को बनाए रखता है। फिर देखिए नेक्स्ट, यदि जीवों में जनन की प्रक्रिया नहीं होती तो वे अपने समान जीवों की उत्पत्ति नहीं कर पाते तथा एक समय के बाद उनका अस्तित्व ही मिट जाता। किसी स्पीशीज में पाई जाने वाले जीवों की विशाल संख्या जनन का ही परिणाम है। फिर देखिए, जनन से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। ये विभिन्नताएं विपरीत परिस्थितियों में भी जीवधारियों को जीवित रखने में सहायता करती है। इस प्रकार उन जीवों की स्पीशीज समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्थायित्व में महत्वपूर्ण रूप से सहायक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, अपवर्तनांक की परिभाषा लिखें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की इस माध्यम में चाल का अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर देखिए n, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। फिर देखिए आगे, इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। फिर देखिए 9 नंबर, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो इसका उत्तर देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग कम तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखें जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसका उत्तर देखिए, पहला यहाँ पर ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उपयोग, ऊष्मा के रूप में उपयोग। तो यहाँ पर देखिए CaCO2, इसको हिट करेंगे तो CaO + CO2 बनेगा। फिर देखिए ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उपयोग, तो यहाँ पर देखिए AgCl को हम लोग धूप में रख देंगे तो Ag और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर संतुलित करने के लिए 2 लिखा गया है। देखिए नेक्स्ट तीसरा, ऊर्जा का विद्युत के रूप में उपयोग, तो यहाँ पर देखिए H2O
विद्युत अपघटन करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, अम्ल वर्षा क्या है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो इसका उत्तर देखिए, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आश्रित जल में H+ आयन अलग नहीं होते। वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियाँ उपस्थित रहती हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करते हैं। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, पहला, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका उत्तर देखिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतराण्विक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए बी नंबर, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, ये प्रायः रवादार, ठोस एवं थोड़े कठोर हैं क्योंकि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ये प्रायः जल में घुलनशील तथा कार्बनिक घोलकों जैसे किरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन आदि में अघुलनशील होते हैं। फिर देखिए चौथा, ठोस अवस्था में ये विद्युत के चालन नहीं करते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर देखिए, जीव के शरीर में अनगिनत प्रकार की जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। इन अभिक्रियाओं की निश्चित गति होती है। इन अभिक्रियाओं को संचालित करने वाले अंग आपसी तालमेल या समन्वय से कार्य करते हैं। अतः जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि अभिक्रियाओं की दर पर नियंत्रण रखा जाए और इसके लिए अंगों के बीच समन्वय भी अनिवार्य है। अतः किसी जीव के जीवित रहने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अनिवार्य है। ये दोनों कार्य तंत्र और हार्मोन द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, दिए गए चित्र ए और बी को नामांकित करें तथा बी के लिए कोई दो कार्य लिखें। बी का कोई दो कार्य लिखना है। ए क्या है, बी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए जो है वो क्या है, अंडाशय है। ए क्या है, अंडाशय है। और वहीं पर बी यहाँ से लेकर यहाँ पर तक जो पाइप दिख रहा है ये आपका बी है। यहाँ से यहाँ तक का जो पाइप जैसे दिख रहा है इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, फेलोपियन नलिका कहते हैं। तो देखिए अब, और इसी को डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए डिम्ब वाहिनी कहते हैं या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में फेलोपियन नलिका आप कह सकते हैं। फेलोपियन नलिका का कार्य देखिए, अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना। फिर दूसरा कार्य है निषेचन में सहायक। देखिए जब यहाँ से अंडाणु रिलीज होता है तो उसको गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब करती है, और फेलोपियन ट्यूब में ही निषेचन का कार्य होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 15, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम निम्नांकित हैं। यहाँ पर देखिए, पहला, आपतित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। फिर देखिए दूसरा नियम, आपतन कोण की जया यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की जया साइन का अनुपात स्थिर होता है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय
सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परत से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाले नीले रंग को अत्यधिक प्रकीर्णन करते हैं। अधिक तरंगदैर्ध्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंच पाता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि रक्त के जैसे प्रतीत होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। यहाँ पर समीकरण को संतुलित करना है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार एग्जाम में आता है कि समीकरण को संतुलित करें। आप लोग संतुलित करने के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पर NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिलकर Na2SO4 और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर जितना भी तत्व है एक को मैं अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग काउंट कीजिए कि Na यानी कि सोडियम कितना पीस है, Na पहले अभिकारक की ओर Na कितना पीस है, एक पीस है, देखिए यहाँ पर एक, और उत्पाद की तरफ 2 पीस है। तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। तो सोडियम बराबर हो गया। उसी प्रकार से अब ऑक्सीजन को देखिए कि ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर 4, यानी कि टोटल ऑक्सीजन जो है वो टोटल 5 है। अभिकारक की ओर, उत्पाद की ओर देखिए यहाँ पर 5, इधर भी 5 है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 है, तो इसको हम लोग पहले 2 को लिख देते हैं, यहाँ पर 2, ठीक है। सोडियम के लिए 2 हमने लिखा था। अब यहाँ पर देखिए तीर से इधर जो रहता है उसको अभिकारक कहते हैं, इधर वाला को उत्पाद कहते हैं। अभिकारक में देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, टोटल 4 हो गया अभिकारक की ओर। और उत्पाद की ओर देखिए, उत्पाद की ओर यहाँ पर H2 सिर्फ 2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी हम लोग 2 लिख देंगे, यानी कि अभी उत्पाद की तरफ भी 4 हो गया। टोटल H भी पूरा बराबर हो गया, साथ में O भी पूरा बराबर हो चुका है, ठीक है। 5 5 O है, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही सही आंसर हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। इस तरीके से समीकरण आपको संतुलित करना है। फिर देखिए सेकेंड नंबर में यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा, संतुलित हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा और यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। जितना भी यहाँ पर तत्व है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी है, इधर देखिए तीर से इधर, यानी कि अभिकारक की ओर जितना है उतना ही उत्पाद की ओर भी रहना चाहिए। फिर देखिए डी नंबर में Fe में यहाँ पर 3 डाल देना है आपको, H2O में यहाँ पर 4 डाल देना है और इधर H2 में आपको 4 डाल देना है, हो जाएगा इतना, संतुलित हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर में मीथेन का, उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 लगा देंगे हम लोग, तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। और इधर यहाँ पर अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन इधर भी 4 हो जाएगा। बस इतना लिख लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर यहाँ पर है, देखिए 18 नंबर, जिप्सम क्या है, इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है। तो इसका उत्तर देखिए, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। इसका सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से यह जल के 3/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ये समीकरण को भी आपको याद कर लेना है। CaSO4 × 2H2O को हीट करेंगे हम लोग 373 केल्विन पर, तो यहाँ पर बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और यहाँ पर 3/2 H2O बनेगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बहुत बार पूछा जाता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, बहुत बार पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र MCQ क्वेश्चन में, तो ये सबको भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, देखिए पहला, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं।
इसके कोई दो उपयोग लिखे। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके कोई दो उपयोग लिखना है। अथवा यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, थर्मिट अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण के साथ समझाएं और इसका एक उपयोग लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का Al के साथ यानी कि एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है, जिससे काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए Fe2O3 प्लस Al 2Al यहाँ पर मिलकर Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा बन जाएगा। ये समीकरण को भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस समीकरण को भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर Fe आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, सिंबल आयरन का Fe है। इसका उपयोग देखिए, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, दूसरा है क्षारयुक्त मशीन के पुर्जों को जोड़ने के लिए। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, कारण बताएं कि धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है। बताना है कि कोई भी धातु विद्युत का संचालन क्यों करती है। तो इसका उत्तर देखिए, धातुओं में विद्युत चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना, स्पर्म का डेवलपमेंट करना। फिर देखिए मादा जनन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन के कार्य द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 21 नंबर देखिए, चित्र में A, B, C तथा D जिन अंगों को इंगित करते हैं उन अंगों के नाम लिखें तथा प्रत्येक के कार्य लिखें। तो यहाँ पर A, B, C, D क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है बताना है और नाम भी लिखना है। तो देखिए A जो है वो आपका A आपका परागकण है, परागकण। यहाँ पर देखिए परागकण इस तरीके से जो रहता है, एंथर इस तरीके से, ये है आपका परागकण, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए दूसरा है आपका वर्तिका, वर्तिका। फिर देखिए तीसरा है निर्दिष्ट केंद्रक, निर्दिष्ट केंद्रक। फिर चौथा है आपका अंडाशय। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए अंगों का कार्य, पहला देखते हैं परागकण। परागकण जो होता है परागन और निषेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर देखिए वर्तिका, परागकणों के अंकुरण के समय पराग नलिकाओं के बीजांड तक पहुंचने के मार्ग के रूप में कार्य करना। फिर देखिए तीसरा निर्दिष्ट केंद्रक, निषेचन में भाग लेना। फिर देखिए चौथा अंडाशय, मादा जनन अंग के मुख्य भाग के रूप में निषेचन, फल तथा बीज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर की ओर। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर देखिए, अवतल दर्पण पहला देखिए, इसमें परावर्तक सतह धंसी होती है, वहीं पर देखिए उत्तल दर्पण में इसमें परावर्तक सतह उभरी होती है। अवतल दर्पण कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। अवतल दर्पण देखिए इसमें सतह धंसी होती है, यानी कि इस तरीके से, ये हो गया अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण इसी तरीके से करेंगे तो अंदर से कलर रहेगा, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। या इस तरीके से भी उत्तल दर्पण हम लोग बना सकते हैं, इधर से करेंगे तो अंदर इस तरीके से अंदर में कलर रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए बी नंबर, उभरे भाग पर पॉलिश किया रहता है। उभरा भाग जो रहता है इस तरीके से, उभरा भाग में पॉलिश रहता है, इसको बोलते हैं अवतल। फिर देखिए उत्तल, धंसा हुआ भाग में पॉलिश रहता है, जिधर धंसा हुआ है उधर पॉलिश रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट, वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं अवतल में, वहीं पर उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपरिवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है। इससे आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है तो कभी अधिक, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। तो संतुलित करने के लिए आएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर Na+O2 मिलकर Na2O बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीर से इधर वाला को बोलते हैं अभिकारक और इधर वाला को बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक में Na कितना है, 1 है, और उत्पाद में 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 2 लगा देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग 2 लिख देते हैं तो ऑक्सीजन 2 तो हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया दोनों तरफ, लेकिन सोडियम देखिए फिर से गड़बड़ा गया। सोडियम अभी इधर 4 हो गया, इधर 2 हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 को हटाकर यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब सही आंसर हो गया, मतलब यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण संतुलित। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर देखिए सेकेंड नंबर यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा, तब जाकर H इक्वल हो जाएगा, और इधर 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, इधर 2 लिखना पड़ेगा। इस तरीके से रासायनिक जो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर H2O2 H2O में यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन बच जाएगा। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर फिर से हम लोग 2 लिख देंगे तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। चलिए ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन 4 हो गया दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डी हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली यहाँ पर 2 लगा देंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा। फिर देखिए ई नंबर, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा, इक्वल हो जाएगा सभी तत्व। फिर देखिए एफ नंबर में HCl में 4 देना पड़ेगा और जल में इधर 2 देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 4 यहाँ पर 2। सिंपल पूरा रासायनिक समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना है आपको। उत्पाद अभिकारक दोनों की ओर बराबर तत्वों का संख्या रहना चाहिए, परमाणु संख्या बराबर रहना चाहिए। देखिए 26 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, इसके 3 उपयोग लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये तो हमने पहले भी देखा है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग उपयोग देखेंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए जिप्सम को हम लोग हीट करेंगे 373 केल्विन में, तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा और यहाँ पर 3/2 H2O मिलेगा। जिसे यहाँ पर देखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट आर्द्र हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर करने में, फिर देखिए दूसरा खिलौना बनाने में, तीसरा सजावट का सामान या सतह चिकना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, पहला उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दें। तो इसका उत्तर देखिए, ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण, पहला देखिए Al2O3, फिर दूसरा जिंक ऑक्साइड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर, खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। खनिज एवं अयस्क में अंतर, देखिए खनिज पहला
भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को खनिज कहते हैं। फिर देखिए अयस्क, ए नंबर, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। फिर देखिए खनिज, बी नंबर, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता। फिर देखिए बी नंबर, सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण हो सकता है। तीसरा देखिए सभी खनिज अयस्क नहीं हैं, जबकि यहाँ पर देखिए सभी अयस्क खनिज हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। जब एड्रेनलिन रुधिर से स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? तो इसका उत्तर देखिए, एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि में स्रावित होता है तथा सीधे रक्त में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। यह हृदय को प्रभावित करता है जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। श्वसन दर तेज हो जाती है और पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इन परिवर्तनों के कारण जीव का शरीर सामान्य परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो जाता है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र ए और बी को नामांकित करें तथा बी के दो कार्य लिखें। दिए गए चित्र में ए बी को नामांकित कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी क्या है बताइए। देखिए ए क्या है? दलपत्र, दलपत्र ए है। दूसरा अंडाशय है। अंडाशय का कार्य देखिए, यह स्त्री केसर का मुख्य भाग है एवं बीजांड को रखता है। दूसरा कार्य, यह निषेचन की क्रिया में मुख्य रूप से भाग लेता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल, आप लोगों से एक न्यूमेरिकल अवश्य पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल याद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा। लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र सब आप लोग याद कर लीजिएगा। लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र, यही दोनों में से एक आएगा आप लोगों का। देखिए 30 नंबर, कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात करें। इसका आवर्धन भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए f दिया गया है 10 सेंटीमीटर प्लस 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। फिर देखिए u माइनस 15 सेंटीमीटर, भी निकालना है, h1 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, h2 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे। 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। और यहाँ पर देखिए हम लोगों को निकालना है v, तो 1/b इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f हो जाएगा। बेसिकली ये वाला जो है बराबर के दूसरे साइड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/b इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर देखिए u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -15 लिख देंगे। उसके बाद देखिए f का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/b इज इक्वल टू 1/30 हो जाएगा। तो b बराबर 30 ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। उसके बाद देखिए आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर v/u। वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर देंगे तो -2 मिल जाएगा। पुनः m बराबर h2/h1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए m का वैल्यू -2 है, तो m के स्थान पर -2 रख देंगे। h2 निकालना है, h1 का वैल्यू हमारा 2 है। सोल्व कर देंगे तो h2 का वैल्यू 2 को -2 के साथ गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। h2 का वैल्यू -4 आ गया। अतः प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। स्थिति 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और यहाँ पर आकार जो है वो 4 सेंटीमीटर वस्तु से बड़ा 2 गुना होगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोगों का 3 नंबरी प्रश्न इन्हीं में से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र दोनों को आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो 1 नंबर भी आपका 3 नंबरी प्रश्न में नहीं कटने वाला है। वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दे रखा है, जाकर उसे भी जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।